हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपना जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ये है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, जिनको हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? कई बार कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी यहाँ से चेक हो जाती है, और बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से झारखंड में 40 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बाकी बोर्ड्स में भी आते हैं, और कई बार बाकी जगह पर जो लघु उत्तरी आते हैं वो भी इसी से निकल करके आ जाता है। तो इसीलिए इसको हम लोग एक करके अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में भी आ जाएंगी और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। और हम लोगों ने यहाँ पर डेफिनेटली जानबूझ करके आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं, जिससे कि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस करते जाएं पैरेलली। अंत में आपको आंसर्स मिल जाएंगे, जिससे कि आपको मैं समझाता भी जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ। उससे क्या हो जाता है ना कि आपको प्रैक्टिस करने का मौका ठीक से नहीं मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र यानी कि इकोनॉमिक एग्रीगेट्स का, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम का, कुल उत्पादन यानी कि कुल उत्पादन टोटल आउटपुट का। ये इतना ज्यादा लल्लू क्वेश्चन है, ये तो किसी को भी गलत करके आना नहीं चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्या होता है व्यष्टि? माइक्रो। माइक्रो में क्या होता है? हम एक एक इकाई की बात करते हैं। तो निश्चित रूप से जो हमारा क्वेश्चन सही है वो क्या हो गया? क्वेश्चन का आंसर जो सही है वो क्या हो गया? व्यक्तिगत इकाई। ठीक है, अच्छा अगले प्रश्न में चलते हैं। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि, इन शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ये थोड़ा सा इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जिसने याद किया हुआ है उसी को याद रहता है ना, या तो जिन्होंने बहुत ज्यादा दिन तक इकोनॉमिक्स को पढ़ा है, तो बहुत सारे इकोनॉमिक्स को वो पढ़ लेते हैं और फिर उनको नाम याद बना रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे नहीं मानता हूं मैं, क्योंकि इसमें विषय की, आपकी कोई विषय की समझ की परख नहीं है। बस इकोनॉमिक्स जो है वो एक तरह का रटने वाला काम है। तो इस लेवल पर मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानता, बट ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता है? कुछ लोग ये समझ सकते हैं कि जो कीन्स थे ना, सबको मालूम है कि उन्होंने ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर एक तरह से उनको बोला जाता है। ठीक है, तो लोग सोचते हैं यार कि उसके पहले तो एक तरह से मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रॉपर्ली थी ही नहीं, यानी कि समष्टि हुआ ही नहीं करता था। तो क्या कीन्स थे जिन्होंने पहली बार ऐसा प्रयोग किया? तो यहाँ पर आप समझिएगा, ये एक्चुअली रैगनार हम लोग लिखते हैं इनको इंग्लिश में। तो क्या होता है? रैगनार फ्रिश। ये एक नॉर्वे के एक इकोनॉमिस्ट हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहली बार माइक्रो और मैक्रो इन शब्द का प्रयोग किया था। तो इनका ही ये वाला उत्तर ठीक हो जाएगा। बाकी तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। आपके जो एडम स्मिथ साथ है वो आपको मालूम है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स को जाता है। उन्होंने उस टाइम पर माइक्रो और मैक्रो का कोई डिवीजन की बात थी ही नहीं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? जैसा पहला लल्लू क्वेश्चन था वैसा ये भी लल्लू क्वेश्चन है। लल्लू प्रश्न में क्या पूछा गया? समष्टि, ये भाई समष्टि में सामूहिक इकाइयों से होगा, ये तो दिख ही जा रहा है। व्यक्तिगत से तो नहीं होगा, ये तो काट ही दीजिए। व्यक्तिगत उत्पादन से नहीं होगा, सरकारी उत्पादन से। अब सरकारी उत्पादन भी समग्र नहीं होता है। समग्र में समझ रहे हैं? सरकारी में वैसे अलग से आप पढ़ेंगे तो क्या हो जाता है कि एक सेक्टर डिवाइड हो जाता है, इसलिए उसको भी हम लोग समग्र पूरी तरह से नहीं बोलेंगे। और जो उपयुक्त आंसर है, ऐसे में देखो कुछ लोग इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो भी जिसने भी विषय पढ़ा उसको पता होगा कि यार ये तो बिल्कुल 100% सही है, और आपको ये पता है कि ये तो बिल्कुल ही गलत है, और ये तो बिल्कुल ही गलत है, और ये एक ही उत्तर सही हो सकता है। तो इसका मतलब कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेशन भी सीखते हैं। क्या मैंने बोला? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन समझते हैं? 4 ऑप्शन में आप 3 को हटा ले जाओगे, आपको उत्तर नहीं भी पता है तब भी आप आंसर कर पाओगे। तो आपको यहाँ पे क्या पता चल गया कि यार देखो, ए तो नहीं हो सकता और सी भी नहीं हो सकता। बचे कौन कौन से? बी और सी, बी और डी। अब आपको लग सकता है सरकारी में सरकार तो बहुत कुछ करती है, बड़े स्तर पे भी करती है, बजट वगैरह को तो हम लोग मैक्रो में ही पढ़ते हैं, यानी कि समष्टि में ही पढ़ते हैं। तो कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैक्रो में ये आ जाएगा, लेकिन सामूहिक इकाइयों से ये तो एकदम स्पष्ट है आपको। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सामूहिक इकाइयों से। ठीक है, अच्छा अगला प्रश्न समझिए। ऐसी वस्तुएं जिसका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है कहलाती हैं। जैसे आपको पेप्सी पीने का मन है, नहीं मिला तो आपने कोक पी लिया। ठीक, आपको कॉफी पीने का मन था, नहीं मिली, आपने चाय पी ली। तो ये क्या है? ऐसी वस्तुएं क्या है? पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं तो ऐसा होता है कि कार है और पेट्रोल, ठीक है, या डीजल से चलने वाली कार होगी। तो स्थानापन्न वस्तुएं, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सब्स्टिट्यूट्स। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट्स तो सारे लोगों को पता होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि सारे लोग अपने देश में क्रिकेट खेलते हैं, तो होता है ना किसी को चोट लग जाती है तो सब्स्टिट्यूट आ जाता है। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है? ऐसी वस्तु जिनको एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जा सकता है, तो स्थानापन्न हो जाएंगे आपकी। आरामदायक की तो कोई बात ही नहीं, अनिवार्य वस्तु ये सब नहीं होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? स्थानापन्न या सब्स्टिट्यूट्स। ठीक, अच्छा अगले प्रश्न में चलते हैं। सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तब आपको समझ में आ जाएगा, है ना? क्या है?
साइकिल। सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने किसी चीज का प्राइस क्या किया, बढ़ा दिया, कीमत बढ़ा दी, खूब बढ़ा दी, बहुत ज्यादा बढ़ा दी, और उसकी जो मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा थी वो आपकी अपरिवर्तित रही। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर जो बेचने वाला है वो महंगा कर देगा, फिर भी आपको खरीदना पड़ेगा। तब हम उसको क्या बोलेंगे कि कम मांग की लोच वाली वस्तु है। किसकी बात की जा रही है, कम मांग की लोच। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो क्या क्या हो सकता है, प्राइस तो आपने बढ़ा दिया और मांग अपरिवर्तित रह रही है। तो अब साइकिल मान लीजिए बहुत महंगी हो जाए, क्या हो जाए, साइकिल जो आपको मिलती है 4,000 रुपए की, वो मिलने लगे 10,000 रुपए की, तो क्या लोग साइकिल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, कम कर देंगे। ठीक। अच्छा, मिठाई मिलती है 400 रुपए की, मिलने लगे 1,000 रुपए की, तो लोग सोचेंगे यार कौन सी ऐसी बात पड़ी हुई है, कुछ और खा लेंगे, चॉकलेट खा लेंगे, है ना। लोग एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, अमिताभ बच्चन का ऐड आया करता था कि कुछ मीठा हो जाए कैडबरी के लिए, तो लोग सोचेंगे यार मिठाई इतनी महंगी हुई, चॉकलेट खा लेते हैं। फर्नीचर, लोग सोचेंगे यार अगले साल खरीद लेंगे। नमक क्या सोचोगे, आपकी ऐसा है यार, नमक जो था वो 18 रुपए की जगह 100 रुपए किलो मिलने लगा, तो क्या बिना नमक का खाना खा लोगे? बताइए, नहीं खाओगे। तो नमक की मांग ऐसी है जो एक तरह से क्या है, बहुत ज्यादा बेलोचदार। क्या हम लोग इसको बोलते हैं, बेलोचदार, इनइलास्टिक है। आप महंगा कर दोगे तब भी लोग, जबकि इतनी जरूरी चीज है ना, सारे लोग ही प्रयोग करते हैं, और बहुत कम मात्रा ही पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको 100 किलो नमक डालना पड़ता है घर का खाने बनाने के महीने भर के लिए, 1 किलो से काम चल जाता है बहुत दिन तक। तो जो है ना नमक है, उसकी मांग कैसी है, बेलोचदार है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आपका नमक हो जाएगा। ठीक। अच्छा, मांग की लोच नापने की या मापने की आनुपातिक विधि। देखो मैं आपको बोलूं, आपके 15% मार्क्स आए, बहुत ही कम है वैसे, 15% किसी के आए, इसलिए मैं रुक गया था। 15% कमीशन किसी का बना, तो 15% का मतलब मालूम क्या होता है, 15/100। 15% लिखाओ और 15/100 लिखाओ, एक ही बात है। तो आप लोगों ने जो भी विधि पढ़ी थी मांग की लोच निकालने की, उसको हम लोग वैसे तरीके से बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी। आपको भी व्यवस्थित क्या है तो आपने इंग्लिश में बता दिया, है ना। तो मैं बोलूंगा यार हिंदी में भी व्यवस्थित जो है वो क्या होगा, मांग की कीमत लोच। क्या होगा, कीमत लोच, क्योंकि कीमत के हिसाब से मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है वो देख रहे हो। तो ऐसे में हमने परसेंटेज वाला फॉर्म पढ़ा हुआ था। क्या पढ़ा हुआ था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये पढ़ा हुआ था। ठीक है, परसेंटेज चेंज, यहाँ पे आप लिख सकते हो, दोनों बार नहीं लिखना रहेगा, ऐसे करके लिख दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये जो परसेंट था वही एक तरह का अनुपात हो जाता है, क्योंकि 15/100 अनुपात है, यहाँ पर आपको परसेंट लिखा हुआ है, तो वास्तव में जो परसेंटेज वाला मेथड था वही आपका अनुपातिक मेथड था। आगे बात समझ में, इसलिए मैंने ये पूरी कहानी आपको बताई। अब सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि अच्छा उसकी बात कर रहे, वही तो हमने पढ़ा था, लेकिन उसके बाद भी आपको उत्तर नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये उसी कैटेगरी का प्रश्न है जहां पर आपको रटना हो जाता है थोड़ा थोड़ा, या तो आपने बहुत दिन इकोनॉमिक्स पढ़ लियो, है ना। तो क्या होता है, प्रोफेसर मार्शल थे, इन्होंने 2 तरह से टोटल निकालने की कोशिश की थी। तो एक होता था टोटल आउटले मेथड, इनका हुआ करता है, और एक पॉइंट फॉर्म होता है, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट फार्मूला फॉर इलास्टिसिटी, ऐसे निकाले करते हैं। तो ये दोनों किसके थे, मार्शल के थे, लेकिन ये अनुपातिक तो है नहीं। अनुपातिक हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज वाला, और वो काम किया था प्रोफेसर फ्लक्स ने। ठीक है, तो इसको आप रट ही लो या नोट कर लो, ये ऐसे 10-12 क्वेश्चन होंगे, सब मिला के 20 बनेंगे, जिसमें आपको रटने टाइप का काम करना पड़ेगा, और उसके बाद की चीजें नहीं आएंगी। इसलिए हम लोगों जानबूझ के इसको कवर किया हुआ, क्योंकि जब भी मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया है उसमें इस तरह के क्वेश्चन को कवर नहीं करता था। ये तो रटने वाली चीज है, जहां पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात आती है वो आपको वीडियोस देख करके बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए आप जितने भी लोग हैं उन सारे लोगों का काफी पॉजिटिव फीडबैक इन सारी चीजों को लेकर मिला है, और मेरा भी वहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। उपयोगिता का गुण क्या है, उपयोगिता क्या होती है, यूटिलिटी, है ना। अच्छा, ध्यान से समझिएगा, एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद के लिए अलग अलग होती है। आपको बैटरी और क्रिकेट बैट, इन दोनों की उपयोगिता आपके लिए सेम है क्या, नहीं है, तो ये बात तो सही हो गई। दूसरा क्या है, एक समय से दूसरे समय में बदलती है। कूलर है, मेरे पास क्या है, कूलर, सर्दी में भी बैठा हुआ हूँ, कूलर चला रहा हूँ, और गर्मी में भी चला रहा हूँ, तो तुम लोग बोलेंगे पागल हो गया ये, क्यों, क्योंकि कूलर की उपयोगिता गर्मी में अधिक है, सर्दी में कम है। तो एक ही चीज की उपयोगिता क्या हुआ, अलग अलग समय पर बदल गई, यानी कि ये बात भी सही है। अब जब 2 सही हो जाए तो क्या हो सकता है, एक ही ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन 2 सही हो जाए तो एक ऑप्शन ऐसा कुछ दिया हो सकता है उपयुक्त सभी, तो आपको समझ आ जाएगा कि आंसर यही होगा। आपको सी नहीं देखोगे तब भी चल जाएगा, है ना। जब टाइम कम हो तो इस तरह की चीजें की जा सकती है, लेकिन हम लोग तो अभी व्यवस्थित तरीके से देख रहे हैं, तो सी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। सी क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए बदलती है, बिल्कुल सही है। कूलर हो सकता है
कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए क्या है, आपको लगता है कि नहीं नहीं कॉफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग वस्तुओं की अलग अलग उपयोगिता होती है, इसका मतलब ये तीनों ही ऑप्शंस ठीक है और इसीलिए उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आता है एक तटस्थता वक्र। तटस्थता वक्र हम लोग क्या बोला करते थे अभी तक इंग्लिश में, इंडिफरेंस कर्व्स, ठीक है। क्या है, एक तटस्थता वक्र का ढाल जो है वो कैसा होता है, बाएं से दाएं ओर घटता हुआ होता है। कैसा होता था यार तटस्थता वक्र, भूल गए हो क्या, है? देखो ऐसा कुछ हुआ करता था, ऐसा होता था, और जब हम लोग मानचित्र बनाते तो ऐसा बनाया करते थे कुछ, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए ये है, अब आपको ये पता है इधर है दायां और इधर क्या है, बायां, ठीक। अच्छा, तो बाएं से दाएं, अब बाएं से दाएं जा रहे हैं यानी कि इस साइड से आप इधर जा रहे हो, तभी तो बाएं से दाएं बोला जाएगा, क्योंकि आप पहले इधर थे फिर आप इधर जाने लगे। तो जब इधर से इधर जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, तो देखिए ऐसे ऐसे करके आते जाते आप इधर पहुंचते आ रहे हो। और जो ढाल है, क्या है, ढाल की बात की जा रही है, तो ढाल हम कैसे निकालेंगे। अब ढाल को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत करते हैं, इसलिए इसको फिर से समझ लीजिएगा ध्यान से। ये बनाया हम लोगों ने और ये बनाया, यहाँ पर कुछ ऐसा करवा गया, सॉरी यहाँ पे कुछ आपका ऐसा करवा गया। अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो है बहुत तेजी से चीज गिर रही है, यहाँ पर उतनी तेजी से नहीं लुढ़केगी, यहाँ पर और भी धीरे धीरे लुढ़केगी। आपने कोई गेंद छोड़ी यहाँ पे तो बहुत तेजी से लुढ़क जाएगी, यहाँ पे छोड़ोगे तो उतनी तेजी से नहीं लुढ़केगी। तो यहाँ पर ढाल क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, और यहाँ पर क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादा किस तरफ है, बाईं ओर, ठीक है। राइटिंग थोड़ी सी गंदी लिख रहा हूँ, उसके लिए माफ करिएगा, है ना। तो बाईं ओर ढाल ज्यादा है, दाईं ओर कम है। तो पहला उत्तर क्या, जो ऑप्शन है उसमें क्या दे रखा है, बाएं से दाएं घटता हुआ होता है। तो बाईं ओर ज्यादा था, दाईं ओर कम है, इसका मतलब ये बात तो सही है। बाएं से दाएं बढ़ता हुआ होता है, तो बाएं से दाएं बढ़ का रहा है यार, कम हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। तीसरा क्या है, एक्स अक्ष के बराबर होता है, तो एक्स अक्ष के बराबर यानी कि ये जो नीचे वाली लाइन थी उसके बराबर ही रह जाए, ऐसा तो है नहीं, तो ये भी गलत हो गया। या इसके समानांतर हो, वो भी नहीं। और एक्स अक्ष का ढाल क्या होता है यार, जीरो होता है। यहाँ पे गेंद रखोगे तो यही रखी रहेगी, है ना, ढाल तो कुछ है ही नहीं, तो जीरो हो जाता है। और शून्य होता है, तो एक तरह की एक ही बात है, तो ये दोनों चीजें भी गलत हो गई। आपका उत्तर क्या हो गया, कुल मिलाकर के बाएं से दाएं घटता हुआ होता है। जिसको ग्राफ याद है वो कर ले जाएगा, अगर उसको ढाल की थोड़ी बहुत समझ भी है। ढाल को हम लोग क्या क्या बोलते हैं समझिएगा, प्रवणता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रवणता, ठीक है। एन से भी इसको निरूपित करते हैं, और इसी को इंग्लिश में स्लोप भी बोल देते हैं। तो कुछ भी आ सकता है, ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। वस्तु की मांग वस्तु की कीमत और उसकी मांगे जाने वाली मात्रा के बीच संबंध को बताती है। कैसा होता है ये भी यार आपको पता है, क्या पता है, सारी चीजें पता है। क्या पता है इसमें, लॉ ऑफ डिमांड। मांग का नियम क्या होता है कि वो भी कुछ इसी तरह का कर्व बनता है। आप सोचोगे आपने डिफरेंस कर्व ऐसा बनाया था, होता ही ऐसा है। मांग का वक्र जो है वो भी कुछ इस टाइप का ही रहता है। थोड़ा अच्छा बना देते हैं, रुको, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तो जैसे जैसे आपका इधर प्राइस है, कीमत, और इधर क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है, मान लीजिए आप यहाँ पर थे और यहाँ पर कीमत थी आपकी 10 रुपए, और मान लीजिए यहाँ पर कीमत है 30 रुपए। तो क्या हुआ, 10 रुपए पर आप इतनी सारी मात्रा की डिमांड कर रहे थे, इतनी की, और 30 रुपए पे आप सिर्फ इतने की डिमांड कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे कीमत बढ़ रही है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो हो रहा है, इधर आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। तो क्या हो जाता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड यानी कि वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा, क्या मैंने बोला, मांगी जाने वाली मात्रा, इसके बीच जो है ना उल्टा संबंध होता है। उल्टे हम लोग अच्छी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। क्या बोल देते हैं, प्रतिलोम। तो ये आपका उत्तर हो गया, इतना सा था बस, ठीक। आगे बात समझ में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा, फिर इसी को सीरीज में आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आप उसमें बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आएंगे हम लोग। और बहुत सारे का मतलब बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। हमारा फोकस रहता है कि हम लोग आपको जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वही कराए जाए, क्योंकि अननेसेसरी टाइम बर्बाद कराने के लिए तो कोई मतलब है नहीं। मैं अपना भी समय बर्बाद करूंगा और आपके लिए 1000 क्वेश्चंस करा दूं तो 1000 क्वेश्चंस आप लोग देख ही नहीं पाओगे। कम से कम में वो बोलते हैं ना, गागर में सागर, मतलब काफी कॉम्पैक्ट चीजें, ऐसी हमारी कोशिश रहती है। खैर, आखिरी प्रश्न क्या है, बाजार मांग
जो बाजार मांग वक्र है व्यक्तिगत मांग वक्रों के जोड़ से प्राप्त होता है। तो आप सोचोगे यार इसमें तो कुछ भी नहीं भरना चाहिए, बात तो सही है, व्यक्तिगत मांग वक्रों को जोड़ते जाओ तो आपको बाजार मांग वक्र मिल जाएगा। अब जिन्होंने पढ़ाई हम लोगों के साथ थोड़ी भी ठीक की हुई थी, आप लोगों को पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों का व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि को मिला करके 2100 रुपए का अपनी क्लास का पैकेज है, जिसमें लगभग 200 लेक्चर वीडियोस हैं। और उस क्वालिटी के लेक्चर वीडियोस आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर अगर मिल जाए तो आप मुझे एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि हम लोग भी शायद सीखने की कोशिश करेंगे। मेरा ऐसा कॉन्फिडेंस है कि इस तरह के वीडियोस आपको नहीं मिलेंगे, और वीडियोस ही नहीं है उसमें पूरा रिटन मटेरियल भी है। तो उस बहुत सारे लोग जो कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी सिविल सर्विसेज में इकोनॉमिक्स ऑप्शनल लेकर के फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों ने भी पैकेज को परचेस किया हुआ है। तो उसमें जब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको ये सब खेल लगेगा, ठीक है। जो रटने वाले प्रश्न थे उनका तो थोड़ी बात अलग है, कॉन्सेप्चुअल पर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। उन सारे लोगों को याद है जिन्होंने हम लोग के वीडियोस देखे हुए, क्या याद होगा उनको कि अगर आप जब भी बाजार का मांग वक्र निकाला करते थे तो क्या करते थे, एक आपको इधर दे रखा है, ठीक है, दूसरा आपको दे रखा है किसी और इंडिविजुअल का, तो हम इन दोनों का क्या करते थे, हॉरिजॉन्टल समेशन करते थे। ये दूरी निकाल देते तो इन दोनों को मिलाकर के कहीं और जोड़ देते थे, ठीक है। तो ये जो टोटल दूरी आ जाती थी वो क्या हो जाती थी, तो जो पूरा बाजार का मांग वक्र होता था, नहीं समझ में आया, समझ में सबको आ चुका है जिन्होंने देखा हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से कर देता हूँ, ठीक है। रुक जाइए, क्या हुआ आपका, ये है आपका एक इंडिविजुअल, ये है आपका दो इंडिविजुअल, और ये है आपका बाजार। मान लेते हैं किसी बाजार में दो ही लोग हैं, तो पहले का मांग वक्र कुछ ऐसा है, दूसरे का मांग वक्र कुछ ऐसा है, तो बाजार का कैसा बनेगा। तो हम बोलेंगे यार देखो ये जो व्यक्ति है वो इतनी ही मात्रा खरीद रहा है, मान लीजिए ये 10 रुपए है, ठीक। दूसरा वाला जो व्यक्ति है वो इतनी मात्रा खरीद रहा है 10 रुपए पे, तो इसने मान लीजिए ये मात्रा 1 है और मान लीजिए मात्रा 2 है, तो ये व्यक्ति 1 मात्रा खरीद रहा है, ये व्यक्ति 2 मात्रा खरीद रहा है, तो दोनों मिलाकर के कितना खरीद रहे हैं, 3। तो यानी कि जो पूरे बाजार में खरीदा जा रहा है वो कितना खरीदा जा रहा है, 3। तो इसमें क्या करें, इतनी दूरी जो थी 1 वाली उसमें हम लोगों ने 2 और जोड़ दिया, तो हम 3 पे पहुंच गए। तो ये कैसे पहुंचे, जब हम लोगों ने कैसे जोड़ा, हॉरिजॉन्टली जोड़ा, इतने हिस्से में इतने आगे का और जोड़ दिया। तो यही आपको हॉरिजॉन्टल होता है ना, यही तो क्षैतिज होता है। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर होता है कि आपने ऐसी कोई चीज थी उसके ऊपर ऐसा और रख दिया, तो ये ऊर्ध्वाधर जोड़ दिया। ऐसी कोई चीज थी आपने उसमें ऐसा और रख दिया, तो ये इतना बन गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज। और इसी को हम लोग बोलते हैं समस्तरीय समाकलन। क्या बोलते हैं हिंदी में, समस्तरीय समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, इंटीग्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। और इंग्लिश में बोलते हैं इसको हॉरिजॉन्टल समेशन, और हॉरिजॉन्टल को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्षैतिज। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा उत्तर, क्षैतिज। आ रही बात समझ में, लंबवत, तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी, सारे क्वेश्चन ऑप्शन गलत है। तो ये हम लोगों ने सारे प्रश्न देख लिए। अब जिन लोगों को कोई दिक्कत थी तो उनके लिए ये उदाहरण लिखे हुए एग्जांपल्स लिखे, सॉरी आंसर्स लिखे हुए, उत्तरमाला है, वो लोग यहाँ से देख करके एक बार उसको कंफर्म भी कर सकते हैं क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। इसका हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग किसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। ऑल द बेस्ट, सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कोविड टाइम से घर से बाहर मत निकलिए, बच करके रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए घर या गांव छोड़कर बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। कक्षा 12 के लिए लगभग 200 कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर वीडियोस और साथ ही क्विक रिवीजन वीडियोस। साथ में आपको मिलेगा चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र। ये पूरी सामग्री सर्वश्रेष्ठ सामग्री मात्र 2400 रुपए में। यूपीएससी परीक्षाओं, पीसीएस, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के पास अर्थशास्त्र की नींव मजबूत करने का इससे बेहतर कोई अन्य विकल्प नहीं। जल्दी कीजिए, ऑफर लिमिटेड समय तक।